अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो लीडर्स इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर। हम एक कंपैरिजन करेंगे। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें इन दोनों लीडर्स का कंपैरिजन किया गया है रवायती तरीक़ों से, जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है। कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, तनख्वाह कितनी लेते हैं, हम इस तरह की चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर कुछ अलग तरीके से दोनों पर्सनैलिटीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को वो पाकिस्तानी और वो इंडियन जो इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इमरान खान और नरेंद्र मोदी, ये सिर्फ दो नाम नहीं, जब हम इनको लेते हैं तो ये कोई दो वज़ीर आज़म या दो लीडर्स नहीं हैं, बल्कि जब हम इमरान खान और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो हम एक्चुअली में दो डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, और इससे भी बढ़कर दो मुख्तलिफ सोचें हैं। अगर एक मशरक़ है तो दूसरा मगरब है। दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपने लिहाज से अलग हैं। जब हम इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं तो हम एक्चुअली में 150 करोड़ लोगों की ज़हनी और फ़िक्री सोच के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये दोनों पर्सनैलिटीज़ हमारी सोसाइटी की ज़हनी और फ़िक्री सोच की अक्कासी कर रही होती हैं। दोनों किस बेस के ऊपर वज़ीर आज़म बने? दोनों बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय वज़ीर आज़म जो है वो 130 से 140 करोड़ इंडिया की आबादी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो 22 करोड़ लोगों के वज़ीर आज़म हैं, और दोनों जो है वो हरीफ ममालिक हैं। पाकिस्तान और भारत जो है, अगर दुनिया में कोई भी लड़ाई आज तक ख़त्म हो सकती है, लेकिन अब तक ऐसे लग रहा है कि अगले भी कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान और भारत जो है इनके दरमियान अमन होता नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान की बात करें तो इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है जो कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा ब्रांड है। इस वक्त अगर यूथ का कोई आइकॉन है, कोई आइडियल है उनका यूथ के लिए, तो वो इमरान खान है। बहुत कम ऐसी पर्सनैलिटीज़ किसी भी मुल्क में आती हैं जिसका ताल्लुक़ सियासत से है और वो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हासिल करें। इमरान खान जो है एक ऐसी पर्सनैलिटी का नाम है जिन्होंने पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके डायमेंशंस को चेंज करके रख दिया। इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है जो कि एक पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान है जो कि ज़ीरो से जिन्होंने स्टार्ट किया, जिन्होंने अपनी पार्टी को ज़ीरो से स्टार्ट किया और 22 साल की जद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म बने। बहुत थोड़े से लोगों के साथ इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पहले इलेक्शन में एक भी सीट नहीं हासिल कर सके। आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि एक सीट इमरान खान की पार्टी को नहीं मिली, इमरान खान भी इलेक्शन हार गए, जबकि अगले इलेक्शन में सिर्फ एक सीट हासिल कर सके। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने इमरान खान को ऑफ़र की कि मैं आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, जिसके जवाब में इमरान खान का ये कहना था कि मेरा ख्वाब वज़ीर आज़म बनना नहीं है, बल्कि मेरा ख्वाब ये है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ज़ुबान के ऊपर करप्शन के ख़िलाफ़ और एक नए पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद है इसका नारा लगवाना मेरा असल मकसद है। इमरान खान पाकिस्तान की वो शख्सियत है जिन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया। करप्शन जो है वो पाकिस्तान में उसको कोई जुर्म ही नहीं समझता था। पाकिस्तान में एक गुलाम जहनीत का एक ऐसा तबका मौजूद है जिनको हम पटवारी कहते हैं। उनका ये ख्याल था, वो ये कहते नज़र आते थे, खाता है तो लगाता भी है। इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया। इंतखाबी इस्लाहात के लिए दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए 126 दिन का धरना दिया। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले 20 साल से बार बार अमेरिका को वार्न करते रहे कि अफ़गानिस्तान का कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है। जहां एक तरफ भारत खित्ते में दहशतगर्दी करता रहा, पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगते रहे, जबकि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार था। वहीं पर इमरान खान हमेशा से ये कहते रहे कि अफ़गानिस्तान का कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है, आपको टेबल टॉक करनी चाहिए। इसी वजह से इमरान खान को तालिबान खान का नाम भी दिया गया। उनको कहा गया कि ये तालिबान के हामी है, क्योंकि ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं। आज 20 साल के बाद इमरान खान का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ सच साबित हो रहा है, और अमेरिका जो कि डू मोर का मुतालबा करता था, आज पाकिस्तान से प्लीज़ हेल्प की रिक्वेस्ट कर रहा है, और अफ़गानिस्तान में घुटने टेकने पर मजबूर है और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें यहाँ से निकालें। 22 साल की जद्दोजहद के बाद नौजवानों ने इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया। आज से 50 साल के बाद उस वक़्त के जो लोग होंगे, उस वक़्त के जो नौजवान होंगे, वो 50 साल पहले यानी कि आज के नौजवान और इस जनरेशन के शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया।
جس طرح آج ہم شکر گزار ہیں کہ اس جنریشن نے، ان نوجوانوں نے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے اس وقت قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، جبکہ 2018 میں ایک قسم کا دوبارہ سے عمران خان نے پاکستان کو بنایا ہے اور ڈاکوؤں سے پاکستان کو بچایا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی نے کتنا زیادہ امپروو کیا ہے، کہاں پر نواز شریف اور آصف علی زرداری جیسے نااہل لوگوں کو لوگ ووٹ دیتے تھے، اور 2018 میں عمران خان جیسے ایک بہت ہی قابل لیڈر کو لوگوں نے ووٹ دیا۔ جبکہ اس سے برعکس اگر ہم انڈین سوسائٹی کی بات کریں، انڈین پرائم منسٹر کی بات کریں، تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پیشے کے اعتبار سے ایک چائے والے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چائے والا ہونا کوئی بری بات نہیں، کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مودی صاحب کو بچپن سے ہی تشدد پسند سوچ نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا۔ مودی صاحب 8 سال کے تھے جب پہلی مرتبہ ان کا RSS کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اور یہیں سے مودی صاحب اور RSS کا ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ وہ لوگ جن کو RSS کے بارے میں نہیں پتا، تو RSS ایک ہندو انتہا پسندوں کی جماعت ہے، جن کا جو منشور ہے یا آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اس میں مسلمانوں کا، ایون سکھ اور عیسائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان سے، سارا کا سارا ہندوستان یہ ہندوؤں کا ہے۔ اور RSS جو ہے اور BJP یہ دونوں ایک ہی ہے۔ BJP جو کہ اس وقت بھارت کی حکمران جماعت ہے، وہ RSS کا سیاسی یا پولیٹیکل ونگ ہے۔ یہ لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے، خاص کر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ ہندوؤں کے اندر کچھ ایسے طبقات ہیں جن کو یہ نیچ سمجھتے ہیں، نیچ ذات ان کو کہتے ہیں، اور ان سے بھی یہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ RSS وہی جماعت ہے جس نے 1992 کے اندر بابری مسجد کو شہید کیا تھا، اور اس وقت RSS کے وہ لوگ جنہوں نے بابری مسجد کے اوپر حملہ کیا تھا، ان تصاویر کے اندر مودی صاحب بھی نظر آتے ہیں۔ 1985 میں RSS نے مودی صاحب کو BJP میں شامل کروایا، اور اس کے بعد مودی صاحب BJP میں مختلف پوزیشنز کے اوپر رہے۔ ایک اس طرح کے بیک گراؤنڈ کے بندے کو 2001 میں گجرات کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ کیشو بھائی پٹیل کی صحت کی خرابی کی وجہ سے مودی صاحب کو یہ چانس ملا، اور وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ مودی صاحب کے گجرات کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد 2002 میں گجرات فسادات ہوئے، جس کے اندر مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور اس بات کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ قتل عام کس نے کروایا۔ لیکن اس کے باوجود 2014 میں BJP نے مودی صاحب کو 2014 کے الیکشن میں انڈیا کے پرائم منسٹر کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا، جس کے بعد 2014 میں مودی صاحب نے حکومت بنائی انڈیا کے اندر، اور 5 سال کے بعد یعنی کہ 2019 میں مودی صاحب دوبارہ سے الیکشن ہوئے اور دوبارہ سے پرائم منسٹر بن گئے۔ اس ساری ڈیٹیل کے بعد اب شاید آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ دونوں پرسنالٹیز بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ایک طرف عمران خان کی بات کریں تو ایک ایسی شخصیت جس کے اوپر 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں، منورٹیز کے خلاف کچھ غلط کرنے کا الزام نہیں، جبکہ دوسری طرف ایک ایسی آئیڈیالوجی کا بندہ جو کہ RSS کا ممبر ہے، جس کے اوپر گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کا الزام ہے اور RSS کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی پوری سیاسی کمپین میں جو ووٹ لیے ہیں وہ پاکستان دشمنی کے اوپر لیے ہیں، پاکستان کو سبق سکھائیں گے، پاکستان کو گھس کر ماریں گے، اور پاکستان میں فالس فلیگ آپریشنز اور فیک ایئر سٹرائکس کے تھرو انڈیا میں ووٹ لیے ہیں۔ پچھلے سال 26 فروری کو بھی اسی طریقے کا ایک ڈرامہ کیا گیا جس میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس کے بعد انڈیا کے اندر اس طرح کے بینرز مودی صاحب کی پارٹی نے لگائے کہ ہم نے پاکستان کو گھس کے مارا ہے، اور اسی چیز کے اوپر ووٹ لیے۔ اس ساری باتوں کے بعد ہمیں انڈین سوسائٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پچھلے 72 سالوں میں کتنا کو امپروو کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کے لوگوں نے آج تک یہ بات دل پر لی ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کو آج تک دل سے تسلیم ہی نہیں کیا کہ پاکستان ایک ریاست ہے، اور انہوں نے پاکستان کے وجود کو ہی آج تک تسلیم نہیں کیا۔ میں چیلنج سے بات یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی سیاسی جماعت دکھا دیں جنہوں نے آج تک کبھی انڈیا کے خلاف بات کر کے ووٹ لیا ہو، جن کے کسی لیڈر نے کہا ہو کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم انڈیا کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جبکہ انڈیا کے اندر ایک بہت ہی فیشسٹ پرائم منسٹر ہے، ایک ایسا شخص ہے جو کہ ہٹلر سے بہت زیادہ متاثر ہے، جو کہ نازی پارٹی سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت پاکستان سے بہت سارے شعبوں میں آگے ہے، لیکن بہت سارے ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ بھارت کے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک جینوئن لیڈرشپ ہے اس وقت، اور 10 سال کے بعد کا پاکستان اور 10 سال کے بعد کا بھارت، اس میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔
दोनों मुल्कों के जो मसाइल है उसके ऊपर दोनों मुल्क अगर मिल जाएं, पाकिस्तान और इंडिया में गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है लीडरशिप का मुखलिस होना। वो जो आपने ऊपर एक बंदा बिठाया है प्राइम मिनिस्टर, उसका मुखलिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2018 में ये बात कही थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। पहली स्पीच में ही उन्होंने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। इंडिया एक कदम अगर बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। अगर एक बंदा आपको यहाँ तक कह रहा है, उसके बाद 26 फरवरी 2019 को जो कुछ हुआ, उसके बाद 27 फरवरी को हमने आपका पायलट पकड़ा, उसको एक पीस जेस्चर के तौर पर हमने वापस किया। उस वक्त खित्ते में जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा एस्केलेटेड थी। उस वक्त पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुके थे। 1.5 अरब लोगों की जो जिंदगियां थी वो खतरे में थी। सिर्फ 1.5 अरब नहीं, मैं कहूँगा पूरी दुनिया को इससे खतरा था। जिसके बाद इमरान खान ने बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अभिनंदन को छोड़ा और सिचुएशन को डी एस्केलेट किया। पाकिस्तान और भारत के मसाइल को हल करने के लिए 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा और सबसे मेन इशू कश्मीर का है। अगर मसला कश्मीर को हल कर लिया जाए तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं, जो कि मोदी साहब की लीडरशिप के अंदर होते नज़र नहीं आते। कश्मीर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। दोनों तरफ बॉर्डर के जो लोग हैं, मासूम लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, उनकी जानों को हर वक्त खतरा है। किसी भी वक्त दोनों मुल्कों के हालात ख़राब हो गए तो उनकी ज़िंदगी को खतरा है, और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लोगों को खतरा नहीं है। अगर दोनों मुल्कों ने कभी अपने एटमी हथियारों की तरफ देखा, ऐसी नौबत आ गई तो पूरी दुनिया के वजूद को खतरा है। एक बात के ऊपर जहां पर मोदी सरकार ने जो इंडियन लोग हैं उनके कान भरे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान दहशतगर्द प्रोड्यूस करता है। इंडिया के अंदर एक वाकया हुआ पुलवामा का जिसमें आपके 40 फौजियों की हलाकत हुई, और जिसके ऊपर आपने इतना ज़्यादा शोर मचाया, बगैर सबूत आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। कि आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान में पुलवामा जैसे वाक़यात हर महीने हो जाते हैं? अभी पिछले महीने की बात है, पाकिस्तान के 20 फौजी एक दिन में शहीद हुए हैं, लेकिन हमने तो बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और वो फेक एयर स्ट्राइक का हमने तो ड्रामा नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ एक इस तरह का नैरेटिव बनाया गया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा था। तो वो इंडियन जो कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, उनको दिमागी इलाज की ज़रूरत है। अगर हम टेररिस्ट हैं तो हम अपने मुल्क में ब्लास्ट करेंगे, हम तो इंडिया में आके करेंगे ना, या कहीं और करेंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी ज़रूर थी लेकिन हम नहीं कर रहे थे, हम उसका शिकार थे। आप ज़रा गूगल मैप को खोलें और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स देखें, वो हमारे हमसाए हैं, हमारा और उनका बॉर्डर साथ में मिलता है। अगर आपके पड़ोस में कोई मसला होना तो साथ वाला घर लाजमी तौर पर मुतासर होता है। अफगानिस्तान पिछले 20 साल से हालत जंग में है, उनकी वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म हुई। सोशल मीडिया के ऊपर इंडियंस ये बात करते नजर आते हैं, मदरसा छाप पाकिस्तानियों को बोलते हैं और आपके मदारस जो है वो टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडियन से मेरा सवाल ये है कि इंडिया में तो बहुत सारे मदारस हैं, हज़ारों लाखों, और इंडिया में तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं और मदारस हैं। तो क्या आपके मदारस भी दहशत गर्दी करवाते हैं, दहशत गर्दी प्रोड्यूस करते हैं? इस दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान ने 70,000 जानें दी हैं। 70,000। इंडिया ने कितनी जानें दी हैं? हम तो हालत जंग में थे, हमने तो एक पूरी जंग लड़ी है दहशत गर्दी के खिलाफ। अगर इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ में लगता होता तो हम देखते हैं कि क्या आप अफगानियों को इजाज़त देते कि वो इंडिया में आते, वो उनको आप पनाह देते? हमने लाखों अफगानियों को पनाह दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा मसाइल बढ़ गए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इस हवाले से अपनी राय दें। आप हमें बताएं आपके ख्याल में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और जितनी भी बातें हमने आपके साथ शेयर की हैं उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। और आप हमें ये भी बताएं कि पाकिस्तान और भारत किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इस लीडरशिप के साथ कोई उम्मीद तो नज़र नहीं आती कि इंडियन लीडरशिप आगे बढ़ेगी, लेकिन हमेशा के लिए तो ये लीडरशिप नहीं रहेगी। कभी ना कभी तो इंडिया के अंदर नई लीडरशिप आएगी। तो पाकिस्तान और इंडिया मिलाकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और जो एक ही इशू है कश्मीर का दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।